नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द की फीचर्स ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। भारत की जो विदेश नीति है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, उसके मेन फीचर क्या है। लास्ट की जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि विदेश नीति क्या होती है, आर्टिकल 51 में क्या लिखा गया है और भारत की विदेश नीति के एम क्या है। और नेहरू जी जो थे भारत के पहले प्रधानमंत्री, उनकी विदेश नीति की मेन बातें क्या थी। इसके साथ साथ किस तरीके से इंडिया ने अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम या अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिनेरियो भारत की विदेश नीति थी उसमें उसने बदलाव करने शुरू किए। चाहे वो 1962 की बात करें, 1965 की बात करें, 1971 की बात करें या फिर 1977 में चाहे जनता दल के द्वारा जो किया गया उसकी बात करें या फिर बात करें बाय द मोदी गवर्नमेंट या बाय द बीजेपी गवर्नमेंट इन 2020। तो जैसे जैसे भारत को जरूरत महसूस हुई अपने टाइम जोन के अकॉर्डिंग, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अपनी विदेश नीति में चेंज करने की, वैसे वैसे भारत ने अपनी विदेश नीति में बदलाव किया। तो भारतीय विदेश नीति के क्या की फीचर्स हैं, भारतीय विदेश नीति की क्या मुख्य विशेषताएं हैं, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए डिस्कस करते हैं पहले पॉइंट को, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम टू ग्रुप्स ऑफ द वर्ल्ड। भारत की जो विदेश नीति है उसका ऐसा मानना है कि दुनिया के जो दो ग्रुप हैं आफ्टर द 1945 या आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, पूरी दुनिया में ग्रुप दिखाई देने लगे और जनरली दो ग्रुप दिखाई दिए। वन इज रशियन ग्रुप या वन इज यूएसएसआर ग्रुप, हम दोनों नाम ही दे सकते हैं, एंड वन इज यूएसए ग्रुप। यूएसएसआर का जो ग्रुप था उसे कम्युनिस्ट ग्रुप कहा गया और यूएसए का जो ग्रुप था उसे कैपिटलिस्ट ग्रुप कहा गया। पूंजीवादी ग्रुप कहा गया यूएसए को और साम्यवादी ग्रुप कहा गया यूएसएसआर के ग्रुप को। तो भारत की कहीं ना कहीं ये प्योरिटी थी कि भारत इन दोनों ग्रुप से दूरी बनाकर रखे। ठीक है, मींस चाहे यूएसए के द्वारा नाटो की स्थापना की गई 4th ऑफ अप्रैल 1949 में कि इससे दूरी बनाकर रखी जाएगी, इस मिलिट्री अलायंस में शामिल नहीं होंगे। और इसी तरीके से यूएसएसआर ने वार्सा जो पैक्ट बनाया ना हम उसमें शामिल होंगे, वार्सा पैक्ट इन 1955, कि हम किसी भी तरीके के जो ग्रुप्स हैं उनमें शामिल नहीं होंगे। वी आर नॉट टू ज्वाइन एनी मिलिट्री अलायंस ऑफ द वर्ल्ड। इसी के अंदर मैं सेकंड अगर बात करूं, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड वन इज कि टू reduce impact of कोल्ड वॉर। 1945 से लेकर 25 ऑफ दिसंबर 1991 तक जो कोल्ड वॉर चला, ठीक है, इस कोल्ड वॉर के इंपैक्ट को किस तरीके से कम किया जाए, भारत इसके लिए काम करेगा। भारत की विदेश नीति की एक खास विशेषता है। ठीक है, बट देखिए भारत की जो विदेश नीति थी उसको लेकर भारत ने काम करना शुरू किया। भारत ने खुद का एक तरीके से जो नॉन अलाइंड पॉलिसी थी उसको भी फॉलो किया, बट भारत के नॉन अलाइंड ग्रुप का एक मेंबर दैट इज पाकिस्तान, उसने यूएसए के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, दैट इज नाटो। पाकिस्तान ने जैसे ही नाटो को ज्वाइन किया तो इंडियन जो ग्रुप था उसकी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्रिटिसिज्म हुई। कहा गया कि कहीं ना कहीं भारत की ग्रुप के जो देश हैं, जो कूटनिरपेक्ष कंट्रीज हैं,
वो कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फायदे के लिए जो अलायंसेस है वो कर रहे हैं, जो समझौते हैं वो कर रहे हैं, मिलिट्री ग्रुप से मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत की ऐसी पॉलिसी नहीं है कि वो किसी भी ग्रुप में मिले। वो अलग बात है कि दूसरे जो कंट्रीज हैं वो इस चीज को किस तरीके से देखते हैं। कुछ कंट्रीज तो इसको एज ए अपॉर्चुनिटी भी मानते हैं। नेक्स्ट वन इज, अगर मैं बात करूं, नेम नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष नीति। अब देखिए गुट निरपेक्ष जो शब्द था, अगर मैं गुट निरपेक्ष शब्द की बात करूं, दिस वर्ड इज यूज्ड इन 1947। 1947 में गुट निरपेक्ष जो शब्द था उसका पहली बार यूज किया गया, पहली बार प्रयोग किया गया किसके द्वारा? वीके मेनन के द्वारा। वीके मेनन इज द फर्स्ट पर्सन हु यूज द वर्ड नॉन अलाइंड मूवमेंट या हु यूज द वर्ड गुट निरपेक्ष। तो गुट निरपेक्ष का जो मीनिंग निकलता है कि वी आर फार अवे फ्रॉम द वर्ल्ड ग्रुप्स, हम दुनिया के देशों से दूर रहेंगे, उनसे दूरी बनाकर रखेंगे। मीन्स उनको हम ज्वाइन नहीं करेंगे, चाहे वो वर्ल्ड के पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, चाहे वो वर्ल्ड के पावरफुल ग्रुप्स हैं, उन सब से दूर रहेंगे। और इसके साथ साथ भारत कहता है कि जो भी नेम में कंट्रीज हैं, जो भी नेम के मेंबर्स हैं, जो भी इसके सदस्य हैं, मैं इन सदस्यों देशों के साथ पूरा सहयोग करूंगा। या भारत की फॉरेन पॉलिसी की एक ये फीचर है कि भारत है वो हमेशा अपने नेम ग्रुप्स के साथ, अपने कंट्रीज के साथ हमेशा कोऑपरेट करेगा, सहयोग करेगा। उनकी हर हालात में क्या की जाएगी? मदद की जाएगी। और इसी रीजन बीइंग बहुत सारी समिट्स हुई। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी नेम की। जो फर्स्ट समिट हुई 1961 बेलग्रेड में, बेलग्रेड में इसकी पहली मीटिंग होती है और इसी टाइम इसकी स्थापना की जाती है। तो नेम जो है वो भी एक भारत की विदेश नीति की एक विशेषता है। नेक्स्ट वन इज पीस एंड कोऑपरेशन। पीस एंड कोऑपरेशन कि भारत की विदेश नीति है, भारत हमेशा ऐसा सोचता है, ऐसा मानता है कि दुनिया के हर तरीके के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको हल किया जाएगा, पूरे विश्व में शांति स्थापित की जाएगी। किसी के साथ जो वॉर जैसी समस्या है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी, बहुत जो बड़े कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। और इसके साथ साथ भारत कहता है कि वो हर किसी देश के साथ सहयोग की उम्मीद करता है, वो हमेशा सहयोग करेगा, वो हमेशा शांति की बात करेगा, हमेशा पीस की बात करेगा, वो झगड़े की बात नहीं करेगा। मीन्स इन सब बातों को लेकर भी भारत बात करता है। इवन तक कि एक वाक्य बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वसुदेव कुटुंबकम, यानी हम हमेशा पूरे विश्व के एक मेंबर्स हैं और उसी के मेंबर के थ्रू हम पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने का प्रयास करेंगे। इसी के तहत भारत ने देखिए बहुत सारे पीस एग्रीमेंट किए और उन्हीं में से अगर मैं बात करूं 1954 वन ट्रीटी वॉज देयर, दैट इज विद द चाइना। चीन के साथ एक ट्रीटी की गई और जो ट्रीटी की गई वो थी पंचशील, यानी 5 गुण, 5 बातों को लेकर एक ट्रीटी की गई ऑन द डेट ऑफ द 29 ऑफ अप्रैल। डेट की अगर बात करूं 29 ऑफ अप्रैल को एक ट्रीटी की गई चाइना के साथ और नाम दिया गया उसका पंचशील। 5 चीजों को लेकर बात की गई। द फर्स्ट वन इज रिस्पेक्ट ऑफ द इंटीग्रेशन एंड सोवर्निटी, कि भारत और चाइना दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे की जो एकता अखंडता है उसे बनाए रखेंगे। इसके साथ साथ एक दूसरे की जो प्रभुसत्ता है उसे बनाए रखेंगे। मीन्स वो एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, उसके आंतरिक मामले हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सेकंड वन इज नो अटैक या नो वॉर,
दोनों के दोनों देश हैं वो युद्ध नहीं करेंगे, पीसफुल रहेंगे, और अटैक करने की जब प्रॉब्लम्स होगी या बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम्स होगी उन्हें बाय द टॉक सुलझाने की कोशिश की जाएगी, एक दूसरे पे अटैक नहीं किया जाएगा। थर्ड वन इज नो इंटरफेरेंस इन द इंटरनल इश्यूज। भारत की बाउंड्री में या चाइना की बाउंड्री में कोई भी इंटरनल अगर क्राइसिस है तो एक दूसरे के जो आंतरिक मामले हैं उनमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उनसे दूर रहेंगे और दूर रहकर उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। फोर्थ वन इज कोऑपरेशन विद ईच अदर। भारत और चाइना हर मामले में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, ऐसा बोला गया पंचशील सिद्धांत में। इसके साथ साथ फिफ्थ वन की अगर बात करें कि दोनों ही देश वर्किंग करेंगे इक्वालिटी को लेकर, इक्वल प्रॉफिट को लेकर, यानी भारत और चाइना जब भी काम करेंगे इस एग्रीमेंट के बाद में वो इक्वालिटी की बात करेंगे, वो भाईचारे की बात करेंगे, वो अखंडता की बात करेंगे, या कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज इक्वल शेयरिंग की बात करते हैं। बट देखिए जैसे ही 1962 में चाइना ने हम पे अटैक किया तो उसके बाद में जो पंचशील था वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया और कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म किया गया नेहरू जी की विदेश नीति को और डिमांड की गई चेंज करने की बदलाव किए जाए। तो उसके बाद में हमने बदलाव करने की कोशिश भी की, मीन्स अकॉर्डिंग टू टाइम हमने बदलाव भी किए हमारी विदेश नीति को बनाए रखने के लिए, तो ये भी एक विशेषता मानी जा सकती है। नेक्स्ट देखिए अगर हम बात करें प्रोटेक्शन की बात की जाए किसको लेकर, कॉलोनिज्म को लेकर, इंपीरियलिज्म को लेकर, कि भारत हमेशा प्रोटेक्शन की बात करता है, टू प्रोटेक्ट, किस चीज की सुरक्षा की बात करता है, भारत दो बड़ी चीजों की बात करता है, ठीक है, या प्रोटेस्ट भी हम लिख सकते हैं, प्रोटेस्ट अगेंस्ट, इन दो बातों की, दोनों चीजों को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। कॉलोनिज्म हिंदी में इसको लिखा जाएगा उपनिवेशवाद, मीन्स भारत है वो अपोज करता है उपनिवेशवाद को। भारत कहता है कि भारत किसी भी देश के ऊपर अटैक करके उसे गुलाम नहीं बनाएगा और ना ही भारत ऐसा मानता है कि कोई दूसरा देश ऐसा करे। मीन्स भारत कहता है कि कोई भी देश किसी के ऊपर अटैक करता है और अटैक कर कर उसकी टेरिटरी पे कब्जा करता है, उस बात की अगेंस्ट है भारत, ठीक है, कि कोई भी देश किसी को गुलाम ना बनाए, उसको फ्री करे। बिकॉज भारत खुद ब्रिटिशर का गुलाम था, तो भारत ने दास्ता झेली है, उसे पता है कि दास्ता का जो कलंक है वो क्या होता है और एक गुलाम देश रहते हुए किस तरीके की प्रॉब्लम फेस की जाती है। तो कहीं ना कहीं भारत है वो अपोज है कॉलोनिज्म को लेकर। इसके साथ साथ भारत बात करता है इंपीरियलिज्म की बात करता है, साम्राज्यवाद की बात करता है। भारत की साम्राज्यवाद की भी अगेंस्ट है कि कोई भी देश जब दूसरे देश के ऊपर अटैक करता है और दूसरे देश की बाउंड्री के ऊपर कंट्रोल करता है, मीन्स दूसरे देश की बाउंड्री को कंट्रोल करता है, उसके ऊपर अपना कब्जा काबिज करता है, उसको लेकर भी भारत अपोज करता है। भारत कहता है कि जितने भी देश हैं दुनिया में उन्हें अपने अपने तरीके से अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपना पॉलिटिकल सिस्टम रन करने की फ्रीडम होनी चाहिए, ना कि कोई भी देश किसी दूसरे देश की टेरिटरी के ऊपर कब्जा करे और कब्जा करके उसके ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित कर ले। तो भारत इस चीज के भी खिलाफ दिखाई देता है। नेक्स्ट भारत कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्व बाय द टॉक। भारत कहता है कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं पूरी दुनिया में उसे बातचीत की सहायता से सुलझाया जाना चाहिए, युद्ध की जरूरत नहीं है। नो वॉर पॉलिसी, नो वॉर पॉलिसी, भारत की विदेश नीति है कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम किसी भी समस्या को हल करने के लिए बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे और जो भी प्रॉब्लम है उसका एप्रोप्रिएट हल किया जाएगा। हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भारत कहता है कि हमारी विदेश नीति का इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक अहम हिस्सा है। हम हमारी विदेश नीति की अकॉर्डिंग
हम क्या करेंगे, हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हम उसको भी करेंगे। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडिया ट्रेड की बात करता है, प्रोडक्शन की बात करता है, ग्लोबलाइजेशन की बात करता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करता है। मींस भारत कहता है कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने होंगे, हमें ट्रेड प्रमोट करना होगा, हमें टैक्स को रिड्यूस करना होगा, टैक्सेशन को रिड्यूस करना होगा, हमें लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट करना होगा, हमें ग्लोबलाइजेशन को, ठीक है, हमें ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट करना होगा। मींस भारत कहता है कि अकॉर्डिंग टू द टाइम वी चेंज आवर फॉरेन पॉलिसी। तो मींस कि भारत है वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बात करता है किसकी, डिफरेंट टाइप के मेथड्स को अडॉप्ट करने की। नेक्स्ट देखिए, भारत बात करता है एफ्रो एशियन रिलेशन की, टू प्रमोट रिलेशन विद अफ्रीकन कंट्रीज, टू प्रमोट रिलेशन विद एशियन कंट्रीज। यानी एशिया के जो भी पुअर कंट्रीज हैं, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हम उनके साथ रिलेशन सेट करेंगे। इसके साथ साथ एशिया और अफ्रीका के जो भी देश गुलाम हैं, जो भी देश किसी के अंडर है, हम उन्हें फ्री करवाने का जो कैंपेन है उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। मींस भारत कहता है कि हम इन कंट्रीज में, अफ्रीका के अंदर अगर मैं बात करूं रंग भेद की, अपार्थाइड की, कि उसे हम रिमूव करने की बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ द यूएनओ। यूएनओ के साथ मिलकर अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं, जो गुलाम हैं, उन्हें आजाद करवाया जाएगा। इसके साथ साथ उनके अंदर जो ट्रेडिशनली जो अपार्थाइड सिस्टम चल रहा है, रंग भेद जो चल रहा है, स्किन को लेकर जो डिफरेंसेस किए जाते हैं, हम उन्हें अबॉलिश करेंगे। इसके साथ साथ जिन कंट्रीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं बहुत सारी, हम उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। मींस इंडिया बात करता है अपनी फॉरेन पॉलिसी में अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज की डेवलपमेंट को लेकर, उनकी भलाई को लेकर, उनकी अच्छाई को लेकर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है भारत बात करता है टू रिड्यूस आर्म्स रेस। भारत निशस्त्रीकरण की बात करता है। भारत कहता है कि दुनिया के जितने भी देश जो हद से ज्यादा हथियार बना रहे हैं, हद से ज्यादा वेपन्स बना रहे हैं, हद से ज्यादा जो आर्म्स बना रहे हैं, उन हथियारों को कम करने की जरूरत है। और भारत हथियारों को लेकर ऐसा बोलता भी है, ऐसा अपनी विदेश नीति में लिखता भी है कि हमें वी शुड रिड्यूस द वेपन्स, हमें हथियारों को कम करना है। बिकॉज हथियारों से क्या होता है, एक पर्सन के माइंड में ये चीज रहती है कि मेरे पास जब हथियार हैं तो मैं उनका यूज करूं। एज ए रिजल्ट जो वेपन्स होंगे, जो हथियार होंगे, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन करेंगे, ह्यूमन लाइफ को अबॉलिश करेंगे। और इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं 6 अगस्त और 9 अगस्त को। मींस हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब एटॉमिक एनर्जी का यूज किया गया तो किस तरीके का डिस्ट्रक्शन हुआ वो भी आपने देखा। तो भारत कहता है कि वेपन्स हैं तो डिस्ट्रक्शंस होंगी, वेपन्स के ऊपर बहुत ज्यादा फालतू में खर्चा किया जाता है। और अगर हम वेपन्स के ऊपर अगर खर्चे को रिड्यूस कर दें, वेपन्स बनाए ही ना, तो इसके ऊपर जो पैसा खर्च होता है, अगर इस पैसे को हम खर्च करें लोगों के ऊपर, वेलफेयर पॉलिसी के ऊपर, तो जो भी कंट्रीज के अंदर जो पॉपुलेशन रह रही है वो बहुत स्मूथली देश का सहयोग करेगी, देश का विकास होगा, देश पुअर कंडीशन से अच्छी कंडीशन में जाएगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से भारत की कुछ हमने की पॉइंट्स को पढ़ा। एटलीस्ट आप इस क्वेश्चन को आई थिंक 5 मार्क्स और 6 मार्क्स के लिए जरूर प्रिपेयर कर ले। हो सकता है कि आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिले। तो भारत की कुछ की फीचर्स की हमने बात की, भारत की विदेश नीति की। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी
एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।